अमेजिंग एंड फेबुलस। जी हाँ, आप इस वीडियो के बाद बिल्कुल यही बोलने वाले हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो है हमारा 2019 और 20 का। जो 2019-20 में एग्जाम हुआ था वो लास्ट ऑफलाइन एग्जाम था सेकंड सेम का, जो कंडक्ट हुआ था। उसके बाद एक सेम स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए थे और एक सेम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुए थे, जो हमारे एमसीक्यू पैटर्न्स पे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पेपर की। तो इस पेपर में जितने भी हमने सॉल्यूशन पूरा पेपर कराया है, इस सॉल्यूशन के बाद आपको कोई भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए वीडियो के बीच में, तो आप वीडियो को बिल्कुल कंप्लीटली बिना स्किप किए देखें। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो और भी हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डिफाइन सेलुलर अडेप्टेशन। तो सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है, जो 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है। तो सेलुलर अडेप्टेशन को आप सबसे पहले ऐसे समझिए कि अगर आप इंडिया में अभी रह रहे हैं और आपको जाना है इंग्लैंड, तो आपको कुछ चीजें क्या करनी होंगी, अडेप्ट करनी होंगी। अडेप्ट का मीन्स होता है हमारा ग्रहण करना, एक तरह से उस चीज को अपने में ढाल लेना। तो अडेप्ट का आपको क्या क्या अडेप्ट करना पड़ेगा, क्लोथ ज्यादा पहनने पड़ेंगे, शूज, सॉक्स, ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, अडेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है। अब इसी चीज को आप कोरिलेट करना है सेल से। सेल में भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। कोई भी सेल है, उसके एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, अगर वो उस चीज को अडेप्ट नहीं करती है तो सेल इंजरी कॉज हो जाएगी। तो सेलुलर अडेप्टेशन इसीलिए करता है, वो अपने मास में चेंज कर लेती है, अपने नंबर में चेंज कर लेती है, अपने फंक्शन में चेंज कर लेती है, ताकि सेलुलर अडेप्टेशन, इसी प्रोसेस को सेलुलर अडेप्टेशन कह देते हैं, अडेप्टेशन। और ये हमारी सेल इंजरी से हमें क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो इसमें एनवायरमेंट एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो सेलुलर अडेप्टेशन की आप डेफिनेशन समझिए। अडेप्टेशन आर दी रिवर्सिएबल चेंजेस। ये क्या होते हैं, हमारे रिवर्सिएबल चेंजेस होते हैं इन द साइज में, नंबर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ दी सेल। जो हमारी सेल के साइज, नंबर और फंक्शन में चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट में चेंज की वजह से उसके साइज, नंबर और फंक्शन में चेंज हो रहा है, भाई हमारा सेलुलर अडेप्टेशन कहलाता है। तो आप इसके बाद एक फ्लो चार्ट बना देना, जिससे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे हमारी नॉर्मल सेल की कंडीशन है, जिसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं, इस पे कोई भी रिवर्सिएबल स्ट्रेस अप्लाई हुआ तो ये अडेप्टेशन की कंडीशन में पहुंच जाती है। जैसे हमारा हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लाजिया, एट्रोपी, मेटाप्लाजिया इस कंडीशन में पहुंच जाती है, और ये हमारा रिवर्सिएबल होता है। और अगर कोई भी सेल है जो हमारी स्ट्रेस लेने में कैपेबल नहीं है, तो वो सेल इंजरी कॉज कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए, इधर है हमारा व्हाट आर द इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो इसमें क्या पूछा है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन पूछा है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको समझा दूं कि जो भी पैथोफिजियोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है, आप उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो तोड़ के आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन के बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंट्रासेलुलर प्लस एक्यूमुलेशन। इंट्रासेलुलर का मीन्स होता है हमारा इनसाइड दी सेल, यानी कि सेल के अंदर, और एक्यूमुलेशन का मीन्स होता है हमारा कोई भी सब्सटेंस पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट हो जा रहा है, यानी सेल में किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जो हमारा कोई भी सब्सटेंस कलेक्ट हो रहा है, भाई इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कहलाता है। तो इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, intracellular accumulation is defined as the phenomena in which any substance in abnormal amount accumulate inside the cell that can cause harmful effects और सेल इंजरी। तो कोई भी हमारा सब्सटेंस है जो हमारा एबनॉर्मल अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जा रहा है सेल में, वही हमारा इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कहलाता है। और ये हमारे लिए हमेशा हार्मफुल इफेक्ट देगा, क्योंकि एबनॉर्मल, कोई भी चीज हमारी एबनॉर्मल होती है वो हमें ऑलवेज हार्मफुल इफेक्ट्स देती है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन कैन कॉज डायबिटीज मेलाइटिस। जो डायबिटीज मेलाइटिस होती है वो हमारा ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। तो इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलाइटिस कौन से टाइप की डायबिटीज को बोलते हैं, टाइप 1 या टाइप 2, वो आप कमेंट करके नीचे हमें जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। जो हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को समझने के लिए आप इसको भी 2 वर्ड्स में तोड़ दीजिए, मायोकार्डियल प्लस इन्फ्रेक्शन। तो मायोकार्डियल का मीन्स है हमारा जो मायोकार्डियम, हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम, ये उसके लिए स्टैंड कर रहा है, और इन्फेक्शन का मीन्स होता है डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच मायोकार्डियल सेल्स इन द हार्ट आर डिस्ट्रॉयड या फिर डैमेज। जो हमारी मिडिल लेयर हार्ट की होती है वो
वो इस कंडीशन में क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉयड हो जाती है। इट इज मेनली कॉज्ड बाय द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ओक्लूजन ऑफ द आर्टरी बाय द थ्रोम्बस। तो ये हमारा मेनली किस वजह से होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ओक्लूजन ऑफ द आर्टरी ऑफ द थ्रोम्बस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमारा क्या होता है, जब हमारा लिपिड होता है ये हमारी ये ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो इससे हमारा जो ब्लड नॉर्मल अमाउंट में निकल रहा होता है उसको निकलने में दिक्कत हो जाती है और इससे हमारी हार्ट की मिडल लेयर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और थ्रोम्बस का मीन्स होता है जो हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन होने लगता है, उसी कंडीशन को हम थ्रोम्बस बोल देते हैं। तो इन दो केसेस की वजह से क्या हो जाता है, हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप इसे भी इजीली समझ गए होंगे, ये हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने डी क्वेश्चन की। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने डी क्वेश्चन की। तो डी क्वेश्चन है हमारा पूछ रहा है, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन दी हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया पे नोट पूछा और ये आपको इस ईयर भी देखने के काफी चांसेस हैं, तो आप इसको जरूर अच्छे से देख लें। तो हीमोफीलिया को डिफाइन करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनको अगर छोटी सी भी इंजरी होती है तो उनका ब्लड लगातार बहता रहता है, यहाँ तक कि अगर छोटा सा उनके ब्लेड भी लगा है तो उनका लगातार ब्लड फ्लो होता रहता है और निकलता रहता है। तो इसी कंडीशन को हम हीमोफीलिया कह देते हैं। तो इसे टेक्निकल वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे, तो हीमोफीलिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द एबिलिटी ऑफ अ ब्लड टू क्लॉट इज रिड्यूस। ब्लड की एबिलिटी होती है क्लॉट फॉर्मेशन की, वो रिड्यूस हो जाती है। जो हमारा देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब भी हमारा ब्लड हमारा बाहर बह रहा होता है तो हमारे कुछ फैक्टर काम करते हैं जो हमारे क्या करते हैं, इस ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं। जैसे फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन, ये सब आपने पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग में, जो हमारा लॉन्ग में आता है। लेकिन ये आपको इधर सिर्फ हीमोफीलिया के बारे में बताना है। तो इसमें यही होता है कि हमारे ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं और हमारा ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर एनी स्लाइट इंजरी, मतलब छोटी से छोटी इंजरी के बाद भी हमारा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस देखने को मिल जाता है ऐसे पेशेंट के बीच में। तो हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय द कोएगुलेशन फैक्टर 7 और फैक्टर 9। तो जो फैक्टर 7 की कमी से होता है डिक्रीज कोएगुलेशन, यहाँ पे डिक्रीज लिख लेना, डिक्रीज कोएगुलेशन फैक्टर 7 जो हमारा हीमोफीलिया ए के लिए कॉज करता है और जो हमारा फैक्टर 9 होता है वो हमारे हीमोफीलिया बी के लिए कॉज करता है। तो आई होप आप हीमोफीलिया समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ई की। तो क्वेश्चन ई में इसमें पूछा गया है कि डिफाइन एंजियोजेनेसिस। तो एंजियोजेनेसिस के बारे में इसमें पूछा गया। तो एंजियोजेनेसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं, एंजियोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ जनरेशन और ग्रोथ ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स। तो आप एंजियोजेनेसिस को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंजियो प्लस जेनेसिस। एंजियो यहाँ पे ब्लड वेसल्स के लिए स्टैंड कर रहा है और जेनेसिस का मीन्स होता है, कहीं भी जेनेसिस दिखता है तो वो जनरेट या फिर ओरिजिनेट का मीन्स होता है जेनेसिस। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हमारी कोई भी ब्लड वेसल जो दोबारा जनरेट हो रही है या फिर ग्रोथ कर रही है, हमारी प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल जो हमारी पहले से कोई भी ये ब्लड वेसल्स है, अगर ये हमारी ग्रो कर रही है इस तरह से या फिर हमारी कोई भी न्यू इससे जनरेट हो रही है, तो इसी को हम एंजियोजेनेसिस बोल देते हैं और ये काफी हेल्पफुल प्रोसेस होती है किसी भी ह्यूमन के लिए। तो एंजियोजेनेसिस एन इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोसेस यूज फॉर हीलिंग एंड रिप्रोडक्शन, जो हमारी हीलिंग में और रिप्रोडक्शन में काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एफ की। तो एफ में हमारा पूछा गया राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ इंटरल्यूकिन्स इन द इन्फ्लामेशन प्रोसेस। जो हमारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं उसका रोल पूछा गया है किसमें, इन्फ्लामेशन प्रोसेस में। तो इंटरल्यूकिन्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, इंटरल्यूकिन आर अ टाइप ऑफ द साइटोकाइन, ये हमारे साइटोकाइन के टाइप होते हैं। अब हमारा साइटोकाइन क्या होता है, तो साइटोकाइन हमारा क्या होता है, साइटोकाइन हमारी स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे क्या सिग्नल को ट्रांसफेरिंग का काम करती हैं। जब भी कोई भी हमारा बाहर का फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसके लिए ये हमारी क्या सिग्नल ट्रांसफेरिंग का काम करती हैं। तो इसे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरल्यूकिन आर अ टाइप ऑफ द साइटोकाइन दैट आर इनिशियली सीक्रेटेड बाय द ल्यूकोसाइट्स। तो हमारी ये इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में तो ल्यूकोसाइट्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं और लेटर अदर बॉडी सेल्स के द्वारा भी ये हमारी क्या होने लगती है, सीक्रेट होने लगती है। इंटरल्यूकिन वर्क बाय स्टिमुलेटिंग इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इन रिस्पॉन्स एंड इन्वेडिंग इन्फेक्शन। ये हमारे इंटरल्यूकिन क्या करता है, हमारा स्टिमुलेट कर देता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को, जैसे हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स प्रोस्टाग्लैंडिन है, हिस्टामिन है, इन सबको ये क्या करता है, हमारा स्टिमुलेट करता है, जिससे वो हमारे क्या जो हमारा इन्वेडिंग इन्फेक्शन है उससे क्या करते हैं, हमारे फाइट करते हैं। तो इंटरल्यूकिन का यही हमारा इन्फ्लामेशन में वर्क होता है, ये स्टिमुलेट कर देते हैं किसको,
हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को, और ये हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। तो आई होप आपको इंटरल्यूकिन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट के जी क्वेश्चन की। तो जी क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं हमारा, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन दी हाइपोथायराइडिज्म एंड पॉसिबल रीजन फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो ये किस वजह से डेवलप होता है और व्हाट इज द हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म भी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइपो एंड थायराइडिज्म। कहीं भी आपको हाइपो दिखता है तो उसका मीन्स लेस या फिर लो होता है, और थायराइडिज्म यहाँ पे क्या है, हमारा थायराइड हार्मोन के लिए स्टैंड कर रहा है। तो हाइपोथायराइडिज्म को अब आप समझ गए होंगे, लो थायराइड हार्मोन का जब लेवल हमारा क्या होता है, लो होता है, तो वही कंडीशन हमारी हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म इज अ कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन इन द नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करता है, इन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, एंड कॉज डिफिकल्टीज इन द बॉडी। और इससे हमारी बॉडी में क्या बहुत तरह की डिफिकल्टी देखने को मिल जाती हैं। और जो हमारे मेन हार्मोन होते हैं जो हमारा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, उसमें हमारे T3 एंड T4 आर दी मेन थायराइड हार्मोन होते हैं। अब किस किस रीजन की वजह से होता है, क्या क्या इसके कॉज है। तो डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन, जो हमारी डेफिशिएंसी है आयोडीन की डाइट में, तो उस वजह से भी हो सकता है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर है, क्योंकि आपको जानते हैं पिट्यूटरी हमारी क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है। अगर उससे भी कोई भी अगर यहाँ पे डिसऑर्डर है तो भी हमारे इसमें फर्क देखने को मिल जाता है। और सम ड्रग्स कैन ऑल्सो कॉज हाइपोथायराइडिज्म, कुछ ड्रग थेरेपीज होती हैं जो हमारी हाइपोथायराइडिज्म को कॉज कर देते हैं। तो आई होप आप हाइपोथायराइडिज्म को इजिली समझ गए होंगे। तो अब हम अपनी बात कर लेते हैं फर्स्ट के एच क्वेश्चन की, तो जिसमें हमारा क्या सीधे ट्यूबरक्लोसिस पूछ रखा है। तो आप देख सकते हैं कितना आलस किया है क्वेश्चन पेपर बनाने वालों ने, सीधे ट्यूबरक्लोसिस पूछ लिया है, इसके बारे में कुछ और नहीं पूछा है, ना राइट एडिटल कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में क्या लिखना है, तो आप देखिए सबसे पहले व्हाट इज द ट्यूबरक्लोसिस। तो आप ट्यूबरक्लोसिस को हम नॉर्मली टीबी जानते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आपको एक वर्ड में मैं बता देता हूं। तो आप ट्यूबरक्लोसिस में सीधा एक चीज याद रख लीजिए, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप इसी से लिख सकते हैं, इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है, बस आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। और द बैक्टीरिया मेनली अफेक्ट द लंग्स, ये हमारा मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, बट इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज ऑफ द अदर बॉडी ऑर्गन सच एज द किडनी, ब्रेन, ETC। इनका भी ये क्या डैमेज कॉज कर देता है, बट मेनली ये हमारा क्या लंग्स को डैमेज करता है। तो अब हम अपनी बात कर लेते हैं फर्स्ट के आई क्वेश्चन की। तो आई में पूछा हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस पे एक शॉर्ट नोट पूछा गया। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें भी आपको ये टिश टाइप का दिख जाए तो इसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन के लिए स्टैंड कर रहा है, और कोलाइटिस यहाँ पे कोलन के लिए स्टैंड कर रहा है, जो हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलन, उसके लिए ये हमारा स्टैंड कर रहा है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेटरी डिसीज दैट कॉज इन्फ्लामेशन, जो हमारा क्या करता है इन्फ्लामेशन को कॉज करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेटरी डिसीज दैट कैन कॉज इन्फ्लामेशन, जो हमारा इन्फ्लामेशन कॉज करता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारा इन्फ्लामेशन कॉज करता है मेनली इन द कोलन एंड रेक्टम में, जो हमारा मेनली कॉज कर देता है इन्फ्लामेशन को। इट इज मेनली कॉज बाय द माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से ये मेनली हमारा कॉज होता है। लो ब्लड सप्लाई टू द कोलन, हमारी ब्लड की सप्लाई जब कोलन में घट जाती है, और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ये हो जाता है। तो आई होप आप अल्सरेटिव कोलाइटिस समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने जे क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है हमारा, डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द लेप्रोसी। तो इसमें साइन और सिम्टम्स लेप्रोसी के पूछे गए हैं। तो आपको अब मैं एक मेन पॉइंट बता देता हूँ, जैसे इसमें साइन एंड सिम्टम्स पूछे गए तो बच्चा क्या करता है, सीधे साइन एंड सिम्टम्स लिखने लगता है, बट ये नहीं करना है। आपको कम से कम जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 3 पॉइंट आप जरूर लिखिए। सबसे पहली चीज क्या, उसकी डेफिनेशन, सेकंड चीज उसके बारे में एक लाइन, और थर्ड चीज उसके 2 एग्जाम्पल अगर आपको याद है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, और सेकंड चीज अगर इस तरह का आ गया साइन एंड सिम्टम्स डायरेक्ट पूछ रहे तो उसके बारे में 2 लाइन जरूर लिखें, फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स पे, जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर 1.5 मार्क्स मिलेगा तो पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेप्रोसी। तो लेप्रोसी की डेफिनेशन बिल्कुल भी आपको याद नहीं करनी है, जैसे आपने ट्यूबरक्लोसिस की थी उसी तरह से आप लेप्रोसी की भी याद कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये क्या चेंज करना है, मायोबैक्टीरियम लेप्रेई को यहाँ पे लिख देना है, मायोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो रहा था, वैसे ये हमारा मायोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से हो जाता है। इसे हम हैंसन डिसीज के नेम से भी कभी कभी आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो स्किन पैचेस, पेनलेस बाउंड, मसल वीकनेस और नंबनेस, ये आपको इसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। आपको वो एक फोटो दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये हमारी जो लेप्रोसी डिसीज है उसी की ये हमारी इमेज है, और इससे आप इसके साइन एंड सिम्टम्स बना के भी लिख सकते हैं। आपको इसमें छोटे छोटे स्किन पेचेस दिख रहे होंगे और पेनलेस बाउंड वगैरह इसी के सिम्टम्स में आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया है उसी तरह से आंसर लिखना है। आपको एक लाइन में आंसर लिख के नहीं आ जाना है कि जो पूछा हमने भाई 2 लाइन में आ रहा है तो 2 लाइन में, आपको उसको थोड़ा सा लंबा करके लिखना है ताकि अच्छे मार्क्स मिल जाएं। कुछ बच्चे होते हैं जो चीज पूछी है बस वही लिख देना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको उसके बारे में भी लिखना है।